पहाड़ों पर फैली हल्की हल्की धुंध और दूर से आती सर्द हवा की सरसराहट अक्टूबर की उस शाम को बेहद रहस्यमयी बना रही थी। आरव और सान्या नई शादी के बाद अपने हनीमून के लिए शिमला से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली में पहुंचे थे। यह हवेली पहले एक ब्रिटिश अधिकारी की थी, जिसे अब एक होमस्टे के रूप में बदल दिया गया था, लेकिन यहां बहुत कम ही लोग आते थे। सान्या ने जैसे ही हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे को छुआ, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ये जगह अजीब है ना? उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ प्यार करने आए हैं, भूत पकड़ने नहीं। दोनों ने सामान रखा और कमरे में चले गए। कमरा बड़ा था, लकड़ी की छत और फर्श। शहर की दौड़ भाग से दूर इस ठंड में तुम्हारी गर्म बाहों का ही सहारा है। सान्या ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक शरारत झलक रही थी। तो फिर कहां से शुरू करोगे? आरव ने मोमबत्ती जलाई और कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। मंद रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। सान्या की साड़ी की पल्लू उसके कंधे से सरक कर आरव के हाथों में आ गई। धीरे धीरे उनका रोमांस परवान चढ़ने लगा। हवेली की खामोशी में उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। आरव की उंगलियां सान्या की पीठ पर फिसल रही थीं और उसका बदन कांप रहा था, शायद ठंड से, शायद उस सिहरन से जो प्यार के हर छुअन में होती है। लेकिन तभी ठक ठक, कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। क्या वो स्टाफ है? सान्या ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। यहां कोई और नहीं है, मैंने खुद देखा था। दोनों धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोला। कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो हवेली के सबसे अंधेरे कोने की ओर जा रहे थे। सान्या की पकड़ आरव के हाथ पर और मजबूत हो गई। यहां कुछ है, उसने बुदबुदाया। आरव ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर या हवा, लेकिन दोनों जानते थे वो सिर्फ बहाना था। रात के 2 बजे अंधेरा की नींद खुली। बिस्तर खाली था, आरव कहीं नहीं था। कमरे से बाहर झांकने पर उसने देखा हवेली की गैलरी में एक हल्की नीली रोशनी झलमिला रही थी। वो बैरफुट ही बाहर निकल आई। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे एक स्त्री की धीमी सिसकी सुनाई दी। आवाज हवेली की लाइब्रेरी से आ रही थी, एक कमरा जिसे दिन में उन्होंने बंद देखा था। दरवाजा खुला था। वह जैसे ही अंदर गई, सामने एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी, एक अंग्रेज महिला की। चेहरे पर अजीब मुस्कान, आंखों में गहराई, और उसका चेहरा हूबहू सान्या जैसा। अचानक सान्या की गर्दन के पीछे किसी ने सांस ली। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। भागती हुई वो ऊपर आई और जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद किया, आरव सामने खड़ा था। कहां थी तुम? आरव ने पूछा। मैं तो तुझे ढूंढ रही थी। दोनों हाँफ रहे थे। डर के मारे उनके शरीर की गर्मी पसीने में बदल चुकी थी, लेकिन एक दूसरे को देखकर जो सुकून मिला वो उन्हें फिर से करीब ले आया। इस बार उनका स्पर्श और भी गहरा था। डर के बीच का प्यार और भी तीव्र हो गया था। सान्या की सांसें तेज थीं और आरव की आंखों में एक बेचैनी। उन्होंने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा जैसे कल का कोई भरोसा नहीं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी, लेकिन हवेली की हवा अब भी भारी सी लग रही थी। सान्या बिस्तर पर बैठी अब भी रात की घटनाओं को सोच रही थी। दीवार पर लगी उस औरत की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। आरव, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो तस्वीर, उसका चेहरा हूबहू मेरे जैसा था। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी बेचैनी थी। हवेली पुरानी है, हो सकता है किसी पूर्वज की हो जो तुम जैसी दिखती हो, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती थी, जैसे वो मुझे देख रही हो, जैसे मैं ही वो हूं। आरव ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन भीतर वो भी अब डर महसूस करने लगा था। आरव ने हवेली के केयरटेकर रामू काका से बात की। काका, वो लाइब्रेरी में जो तस्वीर है उसकी क्या कहानी है? रामू काका का चेहरा फीका पड़ गया। साहब, वो मेम साहब थी, क्लेयर, अंग्रेज अफसर की पत्नी। 1903 में आई थी। खूबसूरत थी, लेकिन एक रहस्य थी। क्या मतलब? कहते हैं उसने एक भारतीय नौजवान से प्यार कर लिया था। उसका नाम आरव ही था। आरव चौंक गया। फिर उस अंग्रेज अफसर ने उस नौजवान को हवेली में ही मार दिया। मेम साहब पागल हो गई और एक रात उसने खुद को उसी कमरे में आग लगा ली। उसके बाद से उसकी रूह कभी इस हवेली से गई नहीं।
और हर 20 साल में वो किसी ऐसे जोड़े को ढूंढती है जिनके चेहरे वही पुराने चेहरों जैसे हों। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। काका, अगली बार ऐसा कब हुआ था? ठीक 20 साल पहले, और उस बार एक नवविवाहित जोड़ा यहां आया था, और फिर बस वो औरत ही मिली, बेहोश, जलते कमरे में। आरव ने सान्या को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने तय कर लिया था आज रात वो सब कुछ साफ करेगा। रात 11 बजे के आसपास हवेली में फिर से अजीब हरकतें शुरू हो गईं। दीवार की घड़ी खुद ब खुद 3 बजे पर रुक गई। खिड़की से नीली रोशनी फिर अंदर आई। सान्या बेहोशी में बिस्तर से उठकर चलने लगी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आरव ने देखा, वो सीढ़ियों की ओर जा रही थी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे। सान्या, रुक जाओ! लेकिन सान्या जैसे किसी और के वश में थी। वो सीधे लाइब्रेरी में गई, उसी जगह जहां तस्वीर थी। अचानक कमरा बंद हो गया। आरव दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेकार। सान्या के सामने अब वही औरत खड़ी थी, नीले लिबास में, आंखों में सूनापन और चेहरे पर एक गहरा क्रोध। तू तू मेरी ही परछाई है, वो बुदबुदाई। तू मुझे दोबारा जीने देगी। और तभी सान्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। तू जो भी है, मैं कोई पुनर्जन्म नहीं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। लेकिन रूह हंसी, तेरा प्यार मेरा था, आरव मेरा था, और अब फिर वही चेहरा, वही नाम, वही प्रेम। हवेली की दीवारें कांपने लगी। आरव ने रामू काका को बुलाया। काका, कुछ करो, वो कमरे में बंद है। काका ने चुपचाप अपने गले से एक काला धागा निकाला और आरव को दिया। ये मेम साहब की आत्मा को रोक सकता है। जा बेटा, जाकर अपने प्यार को बचा। आरव ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुल गया। जैसे ही आरव अंदर गया, सान्या जमीन पर बेहोश थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उस औरत की आत्मा अब उसके चारों ओर घूम रही थी। तू उसे मुझसे नहीं ले सकता, रूह चिल्लाई। आरव ने सान्या को अपने पास खींच लिया। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन अब तुम्हारा दर्द भी समझता हूं। मैंने सब कुछ खो दिया था। रूह की आवाज अब टूट रही थी। मैंने भी, आरव ने कहा, लेकिन मैं अपना प्यार नहीं खोने दूंगा। उसने काले धागे को हवा में लहराया और एक मंत्र जैसा बोलने लगा। काका ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी। रूह की चीख हवेली के हर कोने में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। सान्या ने आंखें खोली। वो गई? हाँ। आरव ने उसके माथे को चूमा। हम फिर साथ हैं, और इस बार हमेशा के लिए। हवेली अब शांत थी, लेकिन हवाओं में अब भी एक जानी पहचानी गंध थी, जैसे कोई अधूरी दास्तान अब भी टंगी हो। सान्या अब पूरी तरह होश में थी, लेकिन बहुत कमजोर। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम अब मेरी हो और मैं तुम्हारा। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन दिल की गहराइयों में आरव को लग रहा था ये अंत नहीं है। अगली सुबह हवेली के पिछवाड़े घूमते हुए सान्या को एक लोहे का जंग लगा दरवाजा दिखा। आरव, यह क्या है? रामू काका वहां पहुंच गए। बिटिया, यह तहखाना है जहां वो नौजवान मारा गया था, अब तक बंद है। सान्या की आंखों में जिज्ञासा थी। क्या हम अंदर जा सकते हैं? काका ने मना किया, लेकिन आरव और सान्या ने वो दरवाजा खोल ही लिया। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। दीवारों पर फफूंदी और जमीन पर पुरानी खून के धब्बे। एक कोने में एक पुराना लॉकर था। आरव ने उसे खोला। उसमें एक डायरी थी, अंग्रेजी में लिखी हुई। क्लेयर की डायरी। मैंने आरव को चाहा, उससे बगावत की, लेकिन मेरे पति को हमारा प्रेम नागवार गुजरा। उसने आरव को इस तहखाने में कैद कर उसे मार डाला। मैं उस रात उसे बचा न सकी। उसी रात मैंने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन मेरी आत्मा यहीं अटकी रही। मैं हर जन्म में अपने आरव को ढूंढूंगी, और उस दिन मुक्ति पाऊंगी जब मेरी आत्मा माफ की जाएगी। सान्या की आंखें नम थीं। उसने प्यार किया, लेकिन वो सही वक्त नहीं था। आरव चुप था। उस रात हवेली में एक बार फिर नीली रोशनी फैली। सान्या अकेले लाइब्रेरी में गई, उसी कमरे में जहां तस्वीर थी। उसने हाथ जोड़े और कहा, अगर तुम अब भी यहीं हो तो सुनो, मैं तुमसे डरती नहीं, तुम्हारा दर्द समझती हूं। लेकिन मेरा प्यार मेरा है और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना अतीत ना कोई आत्मा। अगर तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए तो अपने अतीत को जाने दो। और तभी हवा में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई।
तस्वीर में मुस्कुराती क्लेयर की आंखें अब बंद हो गईं। हवेली में अब न शोर था न डर। आरव और सान्या ने अगले दिन वहां से लौटने का फैसला किया। रवाना होते समय रामू काका ने कहा, आप दोनों ने उसे मुक्ति दी, आपने उस प्यार को नया नाम दिया। सान्या मुस्कुराई, हमने बस एक औरत की अधूरी कहानी को पूरा किया, अपने प्यार से। शहर लौटने के बाद आरव और सान्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनका प्यार पहले से ज्यादा गहरा था। हर रात उनके बीच की नजदीकियां सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की हो गई थी। वो एक दूसरे की सांसों में समा चुके थे। हर छुअन, हर किस अब सिर्फ जुनून नहीं, एक वादा था कि चाहे आत्मा हो या शरीर, हर जन्म में एक दूसरे को पालेंगे।